Hello and welcome everyone to chemistry classes. So in this video I will be talking about rings and strain. I know that we are already in the middle of a topic which is NMR spectroscopy, and from our next video we will be discussing about NMR only. But I thought of discussing this topic which is angles and strain because I personally find this topic very interesting, and I hope that you will also be able to gather some new information out of this video. So we will be talking about rings and strains. And when I am saying ring, we will be specifically focusing on the simplest of all rings, which is the simplest of all rings? Nothing but cyclopropane. साइक्लोप्रोपेन को आप CH2 होल साइज भी लिख सकते हैं। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C3H6। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये कैसे दिखता है हमको? ऐसे। और इसको हम ऐसे भी बनाते हैं। तो we will mainly be discussing about cyclopropane. So when we are talking about rings, तो सबसे कॉमन टर्म जो हमारे सामने आती है that is strain. जब भी हम रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे तो हम स्ट्रेन के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन बेसिकली टेंशन, मतलब रिंग के अंदर किस प्रकार की टेंशन है। तो जनरली जो हम स्ट्रेन्स पढ़ते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरीके के स्ट्रेन हम बेसिकली पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज एंगल स्ट्रेन and second one is torsional strain। ठीक है, ये दो स्ट्रेन के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। तो फर्स्ट आई एम स्टार्टिंग विद एंगल स्ट्रेन। तो एंगल स्ट्रेन क्या है? एंगल स्ट्रेन इज नथिंग बट डेविएशन ऑफ द एंगल फ्रॉम द आइडियल एंगल। इसको समझते हैं कैसे? अगर मैं साइक्लोप्रोपेन में ही बात करूं तो आप देख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन एक इक्विलैटरल ट्रायंगल की तरह दिखता है। तो इसका जो यहाँ पे इंटरनल एंगल है दैट इज 60 डिग्री, और इसमें जो हमारा यहाँ पे कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, क्योंकि ये आपका सैचुरेटेड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का जो आइडियल एंगल है वो क्या है? वो है 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो जब हम एंगल स्ट्रेन की बात करते हैं तो वी आर सेइंग डेविएशन ऑफ द एंगल फ्रॉम द आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल इन केस द कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो एंगल स्ट्रेन को सिग्निफाई किया गया है हमारा कैसे? एंगल स्ट्रेन इज इक्वल्स टू 1/2 आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट्स minus alpha, and this alpha is nothing but internal angle of cyclohexane, मतलब cycloalkane। अब आपका cycloalkane यहाँ पे क्या है? साइक्लोप्रोपेन, और उसका जो इंटरनल एंगल है वो है आपका 60 डिग्री। तो इसीलिए एंगल स्ट्रेन आपका इसमें क्या होगा? 1/2 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस 60 डिग्री। तो ये कैलकुलेट करके जो आपका आएगा दैट विल बी योर एंगल स्ट्रेन, एंड दिस इज गिवन बाय एडोल्फ वॉन बेयर। ठीक है, इन्होंने हमको ये एंगल स्ट्रेन निकालने का तरीका बताया, और इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की जिसको हम बोलते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमको क्या बोलती है? बेयर स्ट्रेन थ्योरी हमको ये बोलती है कि जितना ज्यादा आपका रिंग का एंगल होगा, जितना ज्यादा आपका रिंग का एंगल नहीं, जितना ज्यादा आपका एंगल स्ट्रेन होगा, एंगल स्ट्रेन जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आपकी रिंग की इनस्टेबिलिटी होगी। जितना ज्यादा एंगल स्ट्रेन उतना ज्यादा रिंग अनस्टेबल, और उतना ही ज्यादा आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी उस मॉलिक्यूल की।
ठीक है। तो एडोल्फ वॉन बेयर, जिन्होंने बेयर स्ट्रेन थ्योरी दी, उन्होंने हमको एक पैरामीटर दिया एंगल स्ट्रेन। उस एंगल स्ट्रेन को डिफाइन किया और बोला कि जिस भी मॉलिक्यूल का एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा उसकी रिंग की इंस्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और रिंग स्टेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब है कि उस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। अब ये बात हम कैसे समझ सकते हैं? अब देखिए, हमको सिर्फ ये नहीं लगना चाहिए कि साइक्लोप्रोपेन है 60 डिग्री है तो इसीलिए इसमें है, और जैसे जैसे आपकी रिंग बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, हमको तब भी प्रॉब्लम होगी। कैसे? देखिए, जो आपका आइडियल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है उसमें ये जो एंगल है दैट इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये एंगल जैसे हमारा साइक्लोप्रोपेन में क्या हो जाता है 60 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है, ये और ये बेसिकली हमारा क्या हो गया एंगल स्ट्रेन। तो यहां पे एंगल स्ट्रेन क्यों आया? यहां पे एंगल स्ट्रेन इसलिए आया बिकॉज जो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल है वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब वो कम हो गया है। जो टेट्राहेड्रल एंगल था 109 डिग्री होना चाहिए था, बट यहां पे वो साइक्लोप्रोपेन में कम हो गया है। सिमिलरली क्या होता है जब आप बड़ी रिंग्स की बात करेंगे, सपोज आपके पास कोई 10 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक रिंग है, 10 मेंबर्ड मोनोसाइक्लिक रिंग है, तो उनमें क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब आपके पास ये 10 मेंबर्ड एक मोनोसाइक्लिक रिंग है, तो इसमें क्या होता है, ये जो एंगल है ये एंगल आपका ग्रेटर देन 109 डिग्री 28 मिनट्स हो जाता है। मतलब यहां पे क्या हुआ है, एक्सपेंड हो गया है। जो आपका ये एंगल है दिस इज एक्सपेंड। ये एक्सपेंड होने की वजह से इसके अंदर भी एंगल स्ट्रेन आ जाएगा, बिकॉज एंगल स्ट्रेन का हमको क्या गिवन है 1/2 109 डिग्री 28 मिनट्स माइनस अल्फा। तो ये अगर आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल से डेविएट करेगा, मतलब कम होगा या ज्यादा होगा, दोनों ही केसेस में आपके मॉलिक्यूल के अंदर एंगल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए स्मॉलर रिंग्स में भी एंगल स्ट्रेन है, और जो आपकी बड़ी रिंग्स हैं जैसे 10 मेंबर रिंग है, इसके अंदर भी एंगल स्ट्रेन है, बिकॉज यहाँ पे आपका एंगल एक्सपेंड हो गया है। तो यही चीज हमारी बेयर स्ट्रेन थ्योरी बोलती है। अब इस बेयर स्ट्रेन थ्योरी का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि बेयर स्ट्रेन थ्योरी एज्यूम करती है कि जो आपकी रिंग्स हैं, मतलब ये जैसे मैंने आपका साइक्लोप्रोपेन बनाया, ये आपका 10 मेंबर रिंग बनाया मोनोसाइक्लिक, तो ये एज्यूम करती है कि जो ये आपकी रिंग्स हैं दे आर प्लेनर। रिंग्स आर प्लेनर। प्लेनर बोलने का मतलब क्या है कि जितने भी आपके 10 के 10 इसमें कार्बन एटम्स हैं, जितने भी इसमें आपके 3 कार्बन एटम्स हैं, या फिर अगर मैं साइक्लोब्यूटेन की बात करूं इसमें आपके 4 कार्बन एटम्स हैं, तो जितने भी आपके कार्बन एटम्स हैं दे आर लाइंग इन अ सिंगल प्लेन, मतलब जो आपकी जितने भी रिंग्स हैं दे आर प्लेनर। बट दिस इज नॉट द केस। उसने एज्यूम किया कि रिंग्स प्लेनर हैं, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। इस चीज को हम थोड़ा बाद में समझेंगे, बट ये इसका एक ड्रॉबैक है कि रिंग्स आपकी प्लेनर नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे नॉन प्लेनैरिटी इंट्रोड्यूस होती है, उसको अब अभी हम बाद में देखेंगे। अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं साइक्लोप्रोपेन के बारे में। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का हमको मेनली डिस्कशन करना है। उसके लिए हमको ये दोनों चीजें समझनी है, एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन। एंगल स्ट्रेन मैंने आपको बताया, तो अभी हम देखते हैं जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है। साइक्लोप्रोपेन इज वन ऑफ द फ्यू एग्जांपल्स जिसमें स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा है, मतलब इसका स्ट्रेन कोई कम नहीं है, इसका स्ट्रेन एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा है। और इसी स्ट्रेन के ज्यादा होने की वजह से इट अलाउज सम डिफरेंट बॉन्डिंग।
ठीक है। और वो जो डिफरेंट बॉन्डिंग हमको देखने मिलती है उसको हम क्या बोल सकते हैं, द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स कैन बी व्यूड एज बेंट। यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बेसिकली साइक्लोप्रोपेन के बारे में बताना चाह रहा हूं कि इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा है बट फिर भी मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो कैसे ना कैसे करके ये इंटरनली इस एंगल स्ट्रेन को कम करता है, उसी को हमको समझना है कैसे, सम डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग को अपने अंदर इंट्रोड्यूस करके। और वो क्या है, दैट इज नथिंग बट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। जो हमारे कार्बन एटम्स हैं इनके बीच की बॉन्डिंग को हम देख सकते हैं कैसे, एज बेंट बॉन्डिंग। और इसी बेंट बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास यहाँ पे दो नई टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाती हैं। वो क्या है, एक है हमारा इंटरन्यूक्लियर एंगल और एक है हमारा इंटर ऑर्बिटल एंगल। ठीक है, तो अब हम इन दोनों टर्म्स को समझते हैं। तो हमने दो टर्म्स की बात करी, इंटर न्यूक्लियर एंगल और इंटर ऑर्बिटल एंगल। तो इंटर न्यूक्लियर एंगल तो ऑब्वियसली जो इक्विलैटरल एंगल है उसका ये 60 डिग्री ही होगा, इसमें अनडाउटेडली ये 60 डिग्री होगा और कोई चेंज हम ला नहीं सकते। जो तीनों न्यूक्लियस के बीच का एंगल होगा दैट विल बी 60 डिग्री ओनली। बट होता क्या है, टू रिलीज इट्स एंगल स्ट्रेन, इसके जो कार्बन एटम्स हैं दे फॉर्म बेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग। अब देखिए उस बेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होने का मतलब क्या है, जैसे आपके तीन कार्बन एटम्स हैं तो ये तो इन्होंने अपना HH के साथ बॉन्ड बना ही रखा है। अब यहां पे दो sp3 ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो ओवरलैपिंग है ये ऐसे एंगल पे हो रही है कि जो एक्चुअल एंगल साइक्लोप्रोपेन के अंदर होता है दैट इज 104 डिग्री। मतलब ये एंगल आपका 104 डिग्री हो जाता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री, विच इज वेरी मच ग्रेटर देन 60 डिग्री। कहां पे हमने बोला कि इंटरन्यूक्लियर एंगल 60 डिग्री है, जिसकी वजह से हमारा एंगल स्ट्रेन बहुत ही ज्यादा है साइक्लोप्रोपेन के अंदर। बट इस बेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग की वजह से जो एंगल है वो पहुंच जाता है 104 डिग्री एंड दिस एंगल इज नथिंग बट इंटर ऑर्बिटल एंगल। तो इंटर ऑर्बिटल एंगल साइक्लोप्रोपेन के अंदर इज अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री विच इज वेरी नियरर टू आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल। ऑब्वियसली जब भी ये बेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग होगी तो जो आपकी ओवरलैपिंग है वो कॉम्प्रोमाइज होगी। ओवरलैपिंग कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से जितना ज्यादा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को बॉन्ड बनाते वक्त मिलती है उतनी नहीं मिलेगी, ऑब्वियस बात है। बट इसने कैसे भी करके अपने एक एंगल स्ट्रेन को कम किया है। तो इसका इंटर ऑर्बिटल एंगल इज 104 डिग्री। इसीलिए साइक्लोप्रोपेन एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका इंटर न्यूक्लियर एंगल और इंटर ऑर्बिटल एंगल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये एक मेन कॉन्सेप्ट था जो हमको साइक्लोप्रोपेन के बारे में समझना है कि इसके अंदर इंटर न्यूक्लियर एंगल इज 60 डिग्री एंड इंटर ऑर्बिटल एंगल इज अप्रोक्सीमेटली 104 डिग्री। नाउ वी विल टॉक अबाउट टॉर्सनल स्ट्रेन, क्योंकि दो तरीके के स्ट्रेन है जो आपको रिंग में पाए जाते हैं। तो पहला हमने देखा एंगल स्ट्रेन, ये भी देखा कि एंगल स्ट्रेन कैसे स्मॉलर रिंग्स में अफेक्ट कर रहा है, कैसे लार्जर रिंग्स में अफेक्ट कर रहा है। और एक हमने बेयर स्ट्रेन थ्योरी का ड्रॉबैक भी देखा जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम देख लेते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन। अब टॉर्सनल स्ट्रेन को समझने के लिए वी नीड टू नो अबाउट
कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। ठीक है, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हमको देखने पड़ेंगे, तभी हम टॉर्शनल स्ट्रेन समझ पाएंगे। और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स को पढ़ने के लिए जो सबसे बेस्ट मेथड हम यूज करते हैं दैट इज न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये मैंने एक एनएमआर की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है, मतलब वहां पे भी ऐसे डिटेल में डिस्कस नहीं किया, एक चीज समझाने के लिए न्यूमैन प्रोजेक्शन और कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स इंट्रोड्यूस किया था। अभी हम टॉर्शनल स्ट्रेन समझने के लिए भी इसी को देखेंगे। तो कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स को हमको क्यों समझना है वो भी हम देखते हैं एक एग्जांपल के साथ, जो है हमारा ईथेन का C2H6। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि कॉन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते क्या हैं। आइसोमर्स विच अराइज ड्यू टू रोटेशन अबाउट C सिंगल बॉन्ड। मतलब ऐसे आइसोमर्स जो क्यों डिफरेंशिएट हो रहे हैं आपस में, बिकॉज C सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन हुआ है, उनको हम बोलते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमर्स। और उनको देखने का समझने का जो अच्छा तरीका है दैट इज बाय न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन बेसिकली सिर्फ एक मॉलिक्यूल को देखने का तरीका है। हम मॉलिक्यूल को अलग अलग ढंग से देख सकते हैं, इनफाइनाइट ढंग से देख सकते हैं, बट हमने कुछ ऐसे मेथड्स बना रखे हैं जिनसे हम अपने मॉलिक्यूल्स को देखते हैं, तो उनसे हमको अलग अलग चीजें देखने में मदद मिलती है। तो जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन हो गया, एक होता है सॉलिड वेज प्रोजेक्शन जिसमें हम नॉर्मली डैश और वेज से अपने मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो बेसिकली सिर्फ मॉलिक्यूल को देखने के तरीके हैं, वैसे तो काफी सारे हो सकते हैं बट कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं जो हमने बना रखे हैं मॉलिक्यूल को देखने के लिए। तो जैसे आपका इथेन है, इथेन क्या है, CH3 है और बीच में आपका यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन की वजह से ये आइसोमेरिज्म आया है। तो आप देखिए जब हम न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं तो उसमें अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जैसे स्टैगर्ड फॉर्म, एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो अभी मैं आपके सामने यहाँ पे दो बनाऊंगा इथेन की, एक एक्लिप्स्ड और एक स्टैगर्ड। ये है आपकी स्टैगर्ड। ये आपका स्टैगर्ड कन्फर्मेशन और ये आपका एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन। तो अब होता क्या है कि एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन में अगर आप देखेंगे तो आप नाम से ही पता चल रहा है एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स्ड मतलब एक के ऊपर एक। तो यहाँ पे बेसिकली न्यूमैन प्रोजेक्शन को थोड़ा बता देता हूँ। ये आपका फ्रंट वाला कार्बन होता है जो ये मैंने बनाए हैं, ये आपका फ्रंट कार्बन है। और जो ये सर्कल बनाया है ये आपका बैक रियर कार्बन। फ्रंट कार्बन और रियर कार्बन, फ्रंट और रियर। जैसे ये आपका सपोज 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। 1 वाला सपोज फ्रंट है, 2 वाला रियर है, तो ये 1 ये है आपका फ्रंट। और जो इस सर्कल पे कार्बन बनाया है वो आपका 2 रियर कार्बन है। तो दोनों पे 3-3 हाइड्रोजन है, 1 2 3 1 2 3। तो आप देखेंगे कि इसमें जो आपके तीनों हाइड्रोजन्स हैं वो आपके एक दूरी पे है, मतलब ये एंगल है। फ्रंट वाले में और रियर वाले कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं दे आर नॉट एक्लिप्सिंग, मतलब एक के ऊपर एक नहीं है, ऐसे हैं, उनके बीच में एक एंगल है। और एक्लिप्स्ड वाले में क्या है कि वो एक के ऊपर एक है, मतलब एक्लिप्स्ड पोजीशन में है, इसीलिए इसका नाम एक्लिप्स्ड दिया है, इसका नाम स्टैगर्ड दिया है। अब इसमें एक्लिप्स्ड वाले में क्या होता है, देयर आर सम इंटरेक्शंस बिटवीन द एटम्स एंड देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। और जो वो इंटरेक्शंस हैं दे आर डिस्टेबलाइजिंग एक्लिप्स्ड इंटरेक्शंस, ठीक है, जो कि स्टैगर्ड वाले में नहीं है। इसीलिए अगर स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी का मतलब वही है कि किस मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम है, तो वो स्टैगर्ड वाले की आपको कम मिलेगी। तो इसीलिए ऐसा एरो हम इनके बीच में बना सकते हैं कि स्टैगर्ड वाली की एनर्जी कम है, इसीलिए वो ज्यादा मिलेगा आपको मिक्सचर में। स्टैगर्ड कन्फर्मेशन ज्यादा रहना पसंद करेगी बिकॉज उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है।
और अगर हम एक्लिप्स्ड की बात करें तो उसमें आपकी डीस्टेबलाइजिंग एक्लिप्स्ड इंटरेक्शंस। अगर हम इथेन मॉलिक्यूल में बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन का जो टॉर्सनल स्ट्रेन है दैट इज 1 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब एक एक्लिप्सिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंटरेक्शन से आपके मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी 1 किलो कैलोरी पर मोल बढ़ जाती है। मतलब एक मोल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी 1 किलो कैलोरी से बढ़ जाएगी अगर उसके अंदर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स लाइक इथेन, मतलब जिसमें साइकिल नहीं है, जो आपके नॉर्मली एसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर 3 है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्फॉर्मेशन की जो एनर्जी है वो आपकी 3 किलो कैलोरी पर मोल से बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू दिस स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन। तो ये आपको समझ में आएगा टॉर्सनल स्ट्रेन। ठीक है, अब सिमिलरली हम इस टॉर्सनल स्ट्रेन को देखते हैं साइक्लोप्रोपेन के अंदर। ठीक है, अब साइक्लोप्रोपेन के लिए मैं यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊंगा। तो उसी से पहले मैं आपको वो वाली चीज क्लियर कर देता हूँ जो मैंने शुरू में बोली थी, ड्रॉबैक। जो हमारा बेयर स्ट्रेन थ्योरी का ड्रॉबैक है वो क्या है कि उसने एज्यूम किया कि हमारी जो सारी रिंग्स हैं साइक्लोएल्केन्स की जो रिंग है दे आर प्लेनर, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल केस। अब आप देखिए जब हम साइक्लोप्रोपेन की बात करते हैं तो साइक्लोप्रोपेन में आपके 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, यहां पे मैं आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में लेके जाऊंगा। जैसे अगर आपको कोई लाइन बनानी है तो लाइन बनाने के लिए आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड हैव 2 पॉइंट्स। मतलब आपके पास 2 पॉइंट्स होने चाहिए तभी आप एक लाइन ड्रॉ कर पाओगे। ठीक है, सिमिलरली जब हम प्लेन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट प्लेन, तो प्लेन के लिए आपके मिनिमम पॉइंट्स की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज 3। मतलब जब तक आपके पास 3 पॉइंट्स नहीं होंगे यू कैन नॉट मेक अ प्लेन। 2 पॉइंट से आपकी लाइन बनेगी और 3 पॉइंट से आपका प्लेन बनेगा। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन में आप देखें तो यहाँ पे आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। तो साइक्लोप्रोपेन को तो आप चाहकर भी नॉन प्लेनर बना ही नहीं सकते। आप कहीं से भी इनको जोड़ो, अल्टीमेटली वो स्पेस में एक ही प्लेन में लाई करेंगे। मतलब बनाने को तो मैं इसको ऐसे बना दूं कि अब तो ये नॉन प्लेनर लग रहा है, पर ऐसा नहीं है। स्पेस में जब भी आप 3 पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो वो हमेशा एक ही प्लेन में लाई करेंगे, चाहे आप कैसे भी देख लो। तो साइक्लोप्रोपेन को तो हम चाहकर भी नॉन प्लेनर बना नहीं सकते बिकॉज इसमें है ही 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो साइक्लोप्रोपेन तो आपका प्लेनर ही होगा। बट जैसे ही आप 4 पॉइंट्स पे जाओगे, जैसे आप आगे साइक्लोब्यूटेन पे, तो साइक्लोब्यूटेन में आपके हैं 4 पॉइंट्स। तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है दैट यू कैन गो नॉन प्लेनर। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द मिनिमम साइक्लोएल्केन, मतलब साइक्लोएल्केन विद लोवेस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वो कौन सा साइक्लोएल्केन है जो आपको नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन शो करेगा, तो आपका आंसर साइक्लोप्रोपेन नहीं होगा, आपका आंसर होगा साइक्लोब्यूटेन। बिकॉज साइक्लोब्यूटेन से ही आपको नॉन कॉन्फॉर्मेशन मतलब कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स आपको देखने मिलेंगे। जैसे अगर हम साइक्लोब्यूटेन में बात करें तो एक तो इसका ही नॉर्मल हो गया जो मैंने बनाया है स्क्वायर टाइप कि यहाँ पे सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं, बट एक ये आपको ऐसे भी मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इसका बटरफ्लाई, बटरफ्लाई कॉन्फॉर्मेशन है। इसका नाम बटरफ्लाई दिया गया है, बटरफ्लाई जैसा दिखता है। दिस इज पकर्ड। अब आप देखें तो इसने ये काम इसीलिए किया है ताकि अपना टॉर्सनल स्ट्रेन कम कर सके। ठीक है, अभी ये वाली बात हम समझेंगे, बट आपको उसका आंसर मिल गया होगा
कि जो आपकी बेयर स्ट्रेन थ्योरी थी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने एज्यूम किया था कि जो आपकी रिंग्स हैं दे विल बी प्लेनर, बट आप देखेंगे कि सिर्फ साइक्लोप्रोपेन ही है जो प्लेनर है। अदरवाइज जैसे ही आप साइक्लोब्यूटेन से आगे बढ़ेंगे, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, तो आपका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो एक ऐसी कॉन्फॉर्मेशन ले सकता है जिसमें इट कैन गो नॉन प्लेनर, और उसका रीजन इज नथिंग बट टू डिक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द रिंग। वो अपनी स्ट्रक्चर को ऐसे चेंज कर रहा है ताकि वो स्ट्रेन्स को कम कर सके। जैसे हमने साइक्लोप्रोपेन में ही देखा कि उसने एंगल स्ट्रेन को कम करने के लिए सीसी बॉन्डिंग को बेंड कर लिया। ऐसे ही टॉर्सनल स्ट्रेन को कम करने के लिए, अभी तक मैंने आपको बताया नहीं कि साइक्लोप्रोपेन में टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे है, वो मैं अभी जस्ट इसके बाद बताऊंगा जब उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बताऊंगा। बट आप ये समझ लीजिए कि जो साइक्लोब्यूटेन है ये भी बटरफ्लाई पकड़ कॉन्फॉर्मेशन ले रहा है ताकि अपना टॉर्सनल स्ट्रेन कम कर सके। सिमिलरली हम साइक्लोहेक्सेन में भी देखते हैं, साइक्लोहेक्सेन को अगर हम नॉर्मली बनाए तो ऐसे बनेगा, बट हमको पता है कि एक्चुअली तो वो भी 4 तरीके के कॉन्फॉर्मेशंस में एग्जिस्ट करता है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हम हमेशा पढ़ते हैं चेयर। तो आप देख सकते हैं चेयर भी एक इसका नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशन है जहां पे कार्बन एटम्स ने अपने आप को ऐसे अरेंज किया है ताकि टॉर्सनल स्ट्रेन आपका कम हो सके। इसमें हम देखते भी हैं एक्सियल, इक्वेटोरियल, और एक जैसे हमारा इसका बोट भी होता है, ठीक है। तो बेसिकली बेयर स्ट्रेन थ्योरी का जो ड्रॉबैक है वो हमको समझना है कि जो हमारे साइक्लो एल्केन्स हैं दे ऑब्टेन नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स टू रिड्यूस देयर टॉर्सनल स्ट्रेन। अब हम एक बार समझ लेते हैं कि टॉर्सनल स्ट्रेन बेसिकली साइक्लोप्रोपेन में कैसे आया। वही इतना मुश्किल नहीं है समझना, बट वही न्यूमैन प्रोजेक्शन से आपको एकदम क्लैरिटी से दिखेगा। जैसे अगर मैं ऐसे स्ट्रक्चर बना दूं तो आपको एकदम समझ नहीं आएगा कि कैसे इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन है। जैसे इथेन का हमको एकदम समझ में आया जब हमने उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया कि एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन हो रहा है, वैसे ही साइक्लोप्रोपेन का समझने के लिए भी हम इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, उससे हमको समझ में आएगा कि इसके अंदर टॉर्सनल स्ट्रेन कैसे है। तो आप देखिए मैं इन दोनों कार्बन को, इन दोनों सीसी सिंगल बॉन्ड के अबाउट यहाँ पे न्यूमैन प्रोजेक्शन ड्रॉ करूंगा जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो ये तो सपोज इसके हो गए हाइड्रोजन। फिर उसके बाद ये इसका बेसिकली रियर वाला कार्बन है, रियर वाला कार्बन, ओके। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है ये आपका है फ्रंट में CH2 CH2 सॉरी CH CH। फिर उसके बाद ये हो गया आपका जो इसने इसके साथ CH2 का बॉन्ड बनाया है, और एक बॉन्ड इसने रियर वाले के साथ बना रखा है जो ऐसे सर्कल पे बनाया गया है, और वो रियर वाला इसके साथ कनेक्टेड है। जो आप देख रहे हैं ना रियर कार्बन है, ये रियर बनाया है, ये फ्रंट बनाया है, ये इस CH2 के साथ कनेक्टेड है, और जो ये रियर वाला है इसके ऊपर भी आपके 2 CH2 हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं जो ये साइक्लोप्रोपेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे इथेन मॉलिक्यूल था उसने सीसी बॉन्ड के अबाउट रोटेट करके अपने एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन को खत्म कर लिया था, और उसने स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन में चला गया था। बट आप देखें तो ये जो सिस्टम है ये रिजिड है, मतलब साइक्लोप्रोपेन चाहकर भी इस एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन को खत्म नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे आपकी रिंग बनी हुई है। तो ये रिजिड सिस्टम हो गया, नॉन रिजिड नहीं है। तो इस रिजिडिटी की वजह से ये चाहकर भी घूम नहीं सकता, मतलब ये चाहकर भी स्टैगर्ड ओरिएंटेशन नहीं ला सकता, और स्टैगर्ड लाने के लिए बेसिकली इसको ज्यादा एटम्स चाहिए। 3 पॉइंट्स वाले प्लेन में इट कैन नॉट गो स्टैगर्ड टू फॉर्म स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। तो इसीलिए
ये एक्लिप्स्ड ही रहेगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पे 6 एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन मिलेंगे। ठीक है, 6 एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन, मतलब आप देखेंगे एक हाइड्रोजन आपका अबव द प्लेन है, एक आपका बिलो द प्लेन है, तो 3 ऊपर 3 नीचे, तो 3 एक्लिप्सिंग डीस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन आपको साइक्लोप्रोपेन के अंदर देखने मिलेंगे। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें हमारा 6 किलो कैलोरी पर मोल का पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीमेंट, मतलब टॉर्सनल स्ट्रेन इंट्रोड्यूस हो जाता है। साइक्लोप्रोपेन के अंदर देयर आर 6 एक्लिप्सिंग डिस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस व्हिच इंट्रोड्यूस टॉर्सनल स्ट्रेन ऑफ 6 किलो कैलोरी पर मोल। बट ये जो आपका 6 कैलोरी पर मोल है, ये आपका सिर्फ तब आएगा जब हमने नॉर्मल ए साइक्लिक के अंदर जो हमारा एक्लिप्सिंग इंटरेक्शन था हाइड्रोजन हाइड्रोजन वाला, उसके लिए वो 1 किलो कैलोरी पर मोल था, है ना। बट यहाँ पे जो आपका सिस्टम है वो ए साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक में क्या होता है, साइक्लिक में क्या होता है कि जो आपके हाइड्रोजन्स हैं, जैसे साइक्लोप्रोपेन में वो एक्लिप्सिंग थे, ठीक है, यहाँ पे भी एक्लिप्सिंग है, बट फिर भी उनकी डिस्टेंस थोड़ी दूर हो जाती है। मतलब साइक्लिक फॉर्म में ये जो आपके एक्लिप्सिंग हाइड्रोजन्स हैं, उनकी जो डिस्टेंस है वो थोड़ी दूर हो जाती है, मतलब they are far away from each other as compared to acyclic conformation। तो इसीलिए यहाँ पे जो आपका टॉर्सनल स्ट्रेन होगा वो एग्जैक्टली 6 किलो कैलोरी पर मोल नहीं होगा, उससे थोड़ा कम ही होगा। इट विल बी लेस देन 6 किलो कैलोरी पर मोल। है यहाँ पे 6 एक्लिप्सिंग इंटरेक्शंस, डिस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, बट जो आपका डिस्टेबलाइजेशन आएगा, जो आपका टॉर्सनल स्ट्रेन होगा, वो आपका 6 किलो कैलोरी से कम होगा, बिकॉज जो हाइड्रोजन्स हैं दे पॉइंट अवे फ्रॉम ईच अदर एज कंपेयर टू दे वर डूइंग इन देयर एसाइक्लिक मॉलिक्यूल लाइक ईथेन। तो ये था बेसिकली टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में। आई होप आपको एंगल स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन के बारे में क्लैरिटी मिली होगी और आप समझ पाए होंगे कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। और एक जो मेन चीज हमको समझने वाली थी वो थी कि साइक्लोप्रोपेन कैसे भी करके नॉन प्लेनर नहीं जा सकता, बिकॉज 3 पॉइंट से एक प्लेन बनता है और साइक्लोप्रोपेन के अंदर 3 ही पॉइंट्स हैं, तो इट कैन नॉट गो नॉन प्लेनर, इट विल ऑलवेज बी अ प्लेनर। और उस प्लेनर की वजह से वो 6 एक्लिप्सिंग इंटरेक्शंस होंगे। बट जो साइक्लोब्यूटेन है, पेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, वो क्या करते हैं, वो नॉन प्लेनर कॉन्फॉर्मेशंस ऑब्टेन कर लेते हैं और उसकी वजह से दे आर एबल टू रिड्यूस देयर टॉर्सनल स्ट्रेन। अब आप समझ रहे हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन में वो क्या करेंगे, जो उनके एक्लिप्सिंग इंटरेक्शंस हो रहे होंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के, वो अपने स्ट्रक्चर को पकड़ फॉर्म में ले जाके, नॉन प्लेनर फॉर्म में ले जाके, दे विल बी एबल टू रिड्यूस दोज डिस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस, जिसकी वजह से टॉर्सनल स्ट्रेन कम हो जाएगा। अब एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा वो क्या है कि जनरली अगर आपको समझना हो कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर स्ट्रेन कितना आया है, मतलब अगर हमको मैथमेटिकली, अभी तक हमने देखा एंगल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन हमने क्वालिटेटिवली देखा, बट अगर हमको थोड़ा मैथमेटिकली एक आइडिया लेना हो कि किस हद तक साइक्लोप्रोपेन में आपका स्ट्रेन है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मतलब ये ऐसे कोई डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल जाएगी आपको, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि हाँ रिंग का स्ट्रेन और टॉर्सनल स्ट्रेन कितने हद तक मॉलिक्यूल को अनस्टेबल कर देता है। तो उसको समझने के लिए आप देखिए, जैसे सपोज आपके पास 2 इथाइल रेडिकल हैं, CH3CH2 रेडिकल और एक और CH3CH2 रेडिकल, ठीक है। तो ये दोनों फ्री रेडिकल्स हैं, दे आर जनरली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो ये दोनों रेडिकल जब कंबाइन होंगे तो दे विल फॉर्म N-ब्यूटेन, ठीक है। तो जब ये दोनों N-ब्यूटेन बनाएंगे तो ये जो एनर्जी डिफरेंस, मतलब सपोज दोनों रेडिकल्स की एनर्जी यहां पे लाई कर रही थी, अब जैसे ही इन्होंने बॉन्ड बनाया, जैसे ही बॉन्ड फॉर्म हुआ और इन्होंने बनाया N-ब्यूटेन, तो ये एनर्जी का जो चेंज है दैट इज 88 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब आप देख रहे हैं 2 इथाइल रेडिकल्स जब कंबाइन होकर एक स्टेबल न्यूट्रल मॉलिक्यूल बने
तो जो एनर्जी थी वो 88 किलो कैलोरी पर मोल तक डाउन आ गई, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी इतनी कम हो गई। सिमिलरली जब आप देखेंगे साइक्लोप्रोपेन, जैसे आपने साइक्लोप्रोपेन का एक बॉन्ड तोड़ा तो आपका ये डाइरेडिकल बनेगा। सिमिलरली इस डाइरेडिकल की जो भी एनर्जी है, जब ये कंबाइन होता है, मतलब ये दोनों जब बॉन्ड फॉर्म करेंगे और आपका बनेगा साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो जब जो आपकी एनर्जी का चेंज आता है दैट इज 65 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप इससे थोड़ा परसीव कर सकते हैं, यहां भी आपके देखिए दो रेडिकल कंबाइन हुए थे, यहां भी आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो रेडिकल थे बट वही कंबाइन होके आपका एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना था। बट यहाँ पे जो आपका एनर्जी डिफरेंस आया था वो 88 किलो कैलोरी पर मोल था, और यहाँ पे जो आपका एनर्जी डिफरेंस है दैट इज 65 किलो कैलोरी पर मोल। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर आप देखें तो 23 किलो कैलोरी पर मोल का एनर्जी डिफरेंस आपको देखने मिलेगा। तो वो आप समझ सकते हैं, वो जो 23 किलो कैलोरी पर मोल का आपको एनर्जी डिफरेंस देखने मिल रहा है, that accounts for the angle strain and the torsional strain that is present in this cyclopropane molecule. So that was majorly that I wanted to talk about rings and strain. We will be discussing in detail about rings and strain, but अभी मैंने थोड़ा सा आपके सामने साइक्लोप्रोपेन के पर्सपेक्टिव से रिंग्स और स्ट्रेन को डिस्कस करने की कोशिश की है। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो आई विल बी कंटिन्यूइंग विद एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एनएमआर से ही थोड़ा कनेक्शन करके जाना चाहूँगा। तो जैसे कि हम साइक्लोप्रोपेन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम एक ऐसा ही एनएमआर का मॉलिक्यूल देखते हैं जो साइक्लोप्रोपेन का ही सब्स्टिट्यूट, मतलब साइक्लोप्रोपेन का ही डेरिवेटिव है। तो उसमें हम देखेंगे कि एनएमआर सिग्नल्स 1H एनएमआर सिग्नल्स आपको कितने मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ 1H एनएमआर सिग्नल्स इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। तो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं आपके सामने। ये आपका मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इस पे जो 1H एनएमआर सिग्नल्स आपको मिलते हैं दे आर 4। जनरली जो हमारा नॉर्मल तरीका है एनएमआर सिग्नल्स देखने का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमको लगेंगे कि 3 मिलने चाहिए। कैसे कि एक तो इन 3 हाइड्रोजन का, एक यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इनका, और देखा जाए तो ये दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन तो सेम ही हुए। तो इन चारों हाइड्रोजन का एक सिग्नल, इस एक हाइड्रोजन का एक सिग्नल और इन 3 हाइड्रोजन का एक सिग्नल। तो उसके अकॉर्डिंग जो हम यहाँ पे 1H एनएमआर सिग्नल्स जनरली कैलकुलेट करेंगे दे विल बी 3, विच इज नॉट करेक्ट। जो इसमें 1H एनएमआर सिग्नल्स आपको मिलेंगे दे विल बी 4। और वो कैसे समझेंगे अब आप देखिए, वही हमें समझने में मदद करेगी रिजिडिटी। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी आपका बॉन्ड रिजिड हो जाए तो उस समय आपको और ध्यान से देखना है। जब भी आपका बॉन्ड नहीं, जब आपका सिस्टम रिजिड हो जाए तो तब आपको और ध्यान से देखना है कि आपके 1H एनएमआर सिग्नल्स कितने आएंगे। तो इसको समझने, जनरली आपको तो मॉलिक्यूल ऐसे ही बना के दे दिया जाएगा, कोई अबव द प्लेन बिलो द प्लेन ऐसे नहीं देगा। तो इसीलिए एकदम आप 3 ही जनरली कैलकुलेट करोगे, बट 4 कैलकुलेट करने के लिए आपको इसको ऐसे समझना होगा। देखिए जो मिथाइल है, मिथाइल को आप अबव द प्लेन भी बना सकते हैं, बिलो द प्लेन भी बना सकते हैं। दोनों तरीके से आपको 4 ही मिलेंगे। मैंने अभी यहाँ पे अबव द प्लेन बनाया है, तो अब आप इसको ऐसे समझिए। अगर आप देखेंगे तो ये सिस्टम रिजिड है, मतलब अगर ये मिथाइल आपका अबव द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन ही रहेगा। और इसीलिए ये जो मिथाइल है, इस मिथाइल के एनवायरनमेंट में आपके ये दोनों हाइड्रोजन्स हैं, मतलब ये जो दोनों CH2 है, इसके जो अबव द प्लेन वाले हाइड्रोजन्स हैं उनका जो एनवायरनमेंट है दैट इज मिथाइल। और जो नीचे वाले 2 हाइड्रोजन्स हैं, ये किस एनवायरनमेंट में है, ये इस वाले हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में। हमने क्या देखा है एनएमआर में अभी तक? एनएमआर में ये देखा है कि जो भी आपको जिस भी प्रोटॉन का सिग्नल मिलता है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मतलब हमने एक मैग्नेटिक फील्ड दिया,
पर मैग्नेटिक फील्ड को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बैठी है जो अपोज करती है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए कम ज्यादा होती है, उसी बेसिस पर हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स भी कम ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये बेसिकली स्पेशियल इफेक्ट है। मतलब आप देखेंगे कि ऐसे कोई डायरेक्ट बॉन्डिंग से इफेक्ट नहीं आ रहा, बॉन्डिंग तो इन दोनों की आइडेंटिकल ही है। अगर हम बॉन्डिंग वाइज देखें तो केमिकल एनवायरनमेंट हमको सेम ही लगेगा बॉन्डिंग वाइज, बट अगर आप स्पेशियल मतलब स्पेस में देखें तो स्पेस के अंदर ये CH3 के एनवायरनमेंट में ये दो हाइड्रोजन्स हैं और इस वाले हाइड्रोजन के एनवायरनमेंट में ये दो हाइड्रोजन्स हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब इतना ज्यादा आपको केमिकल शिफ्ट में डिफरेंस नहीं दिखेगा, बहुत ही माइनर आपको केमिकल शिफ्ट में डिफरेंस दिखेगा, बट दिखेगा विच विल इंक्रीज योर 1HNMR सिग्नल। तो इसीलिए इस CH3 का एक सिग्नल आएगा, इस हाइड्रोजन का एक सिग्नल आएगा। अब यहाँ पे ऊपर वाले जो दो हाइड्रोजन हैं अबव द प्लेन वाले, उनका कंबाइंड एक सिग्नल आएगा और जो आपके नीचे वाले हैं उनका कंबाइंड एक सिग्नल आएगा। तो 1HNMR सिग्नल्स इन केस ऑफ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, अब वो मिथाइल चाहे अबव द प्लेन हो चाहे बिलो द प्लेन हो, दे विल बी 4 नॉट 3। तो ये क्वेश्चन था जो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में काफी बार पूछा भी जाता है और इसको हमको अच्छे से समझना भी है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ मिथाइल साइक्लोप्रोपेन में नहीं, ये आगे जो भी आपके और रिजिड सिस्टम आएंगे, जैसे कि ऐसे सिस्टम आपको आगे देखने मिलेंगे जिसमें आपको कैलकुलेट करने पूछा जाएगा कि 1HNMR सिग्नल्स बताओ, 13CNMR सिग्नल्स बताओ। तो उस समय हमको ये चीज पता होना चाहिए कि सिस्टम रिजिड होने की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर कैसे चेंजेस आते हैं। तो वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे कि कैसे हमारे नंबर ऑफ सिग्नल्स अफेक्ट होते हैं, कैसे हमारी केमिकल शिफ्ट भी अफेक्ट होती है, ये सब हम आगे देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।